जया किशोरी जी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्म और कथा वाचन के क्षेत्र में दो ऐसे नाम जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इन दोनों फेमस पर्सनालिटीज़ की जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत ही डिटेल में मैं पहले ही अपने चैनल पर कर चुका हूं। होपफुली आपने वो दोनों वीडियोस को देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों फेमस पर्सनालिटीज़ की जन्म कुंडली का तुलनात्मक विश्लेषण करने वाला हूँ। विश्लेषण करेंगे कि इन दोनों की जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि इनको आध्यात्म के क्षेत्र में प्रसिद्धि दिलाते हैं, इन दोनों की जन्म कुंडली में क्या समानता हैं और बात करेंगे इन दोनों के भविष्य के ऊपर, इन दोनों के वैवाहिक जीवन के ऊपर। आप ये जो दोनों जन्म कुंडलियाँ देख रहे हैं, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी और जया किशोरी जी की जन्म कुंडली है। सबसे पहले इन दोनों जन्म कुंडलियों में बनने वाले योगों के ऊपर बात करते हैं। आप देखेंगे इन दोनों जन्म कुंडलियों में काफ़ी समानताएं हैं, और समानताएं हो भी क्यों ना, ये दोनों सेम प्रोफेशन से हैं, दोनों आध्यात्मिक हैं और दोनों ही कथावाचक हैं। आप देखेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में बुध और सूर्य की युति होने से बुध आदित्य योग बनता है, और जया किशोरी जी की भी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग है। साथ ही साथ आप देखेंगे दोनों की ही जन्म कुंडली में यह योग मिथुन राशि में बनता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी सूर्य और बुध का योग बुध अथवा सूर्य की राशि में बने तब यह योग अपना पूर्ण प्रभाव देता है। सूर्य और बुध की युति आपको लगभग 80% जातकों की जन्म कुंडली में मिल जाएगी, किंतु 80% जातकों को सूर्य और बुध की इस युति का अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। उसके कारण यह है कि जब यह युति बुध अथवा सूर्य की राशि में बने, बड़ी अवस्था में बने, तभी यह युति बुध आदित्य राजयोग बनकर किसी जातक को फल देती है। सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में आत्मा का कारक ग्रह माना है और बुध को वाणी का कारक ग्रह माना है। तो ऐसे में जब आत्मा और वाणी का संयोग वाणी की ही राशि में हो अर्थात बुध की ही राशि में हो, तब यह योग वाणी से किसी जातक को प्रसिद्धि दिलाने में सक्षम होती है। और आप देखेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी और जया किशोरी जी कथावाचक हैं, जहां पर वो अपनी वाणी से, अपने मोटिवेशन से ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए हैं। तो ऐसे में बुध और सूर्य की मिथुन राशि में ये योग इन दोनों ही पर्सनालिटीज को सफलता दिलाने में सक्षम है। उसके बाद आप देखेंगे दोनों ही जन्म कुंडलियों में शनि मीन राशि में है। मीन राशि गुरु की राशि मानी गई है, काल पुरुष कुंडली के 12 भाव की राशि है, जो कि उच्च लेवल की आध्यात्मिकता को इंडिकेट करती है। और शनि कर्म का कारक ग्रह है। दोनों का ही प्रोफेशन सेम है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंतर है। जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक होने के साथ साथ बालाजी के भक्त हैं और बालाजी की कृपा से वो बहुत कुछ बता देते हैं, प्रेडिक्ट कर देते हैं, और जया किशोरी जी केवल कथावाचक हैं। किंतु प्रोफेशन दोनों का सेम है, आध्यात्म का, कथावाचन का। गुरु की राशि जातक को आध्यात्मिक कार्य प्रदान करने में सक्षम होती है, क्योंकि गुरु आध्यात्म का कारक है, और मीन राशि उच्च लेवल की आध्यात्मिकता देने में सक्षम होती है। और यहाँ पर कर्म के स्वामी शनि का बैठना यह दिखाता है कि इन दोनों का ही जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक है। इसके बाद आप देखेंगे दोनों ही जन्म कुंडली में शनि और केतु आपस में कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। आप देखेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में तो शनि और केतु की युति है, और जया किशोरी जी की कुंडली में शनि के द्वितीय भाव में केतु बैठा है। शनि के ऊपर केतु का पूर्ण प्रभाव है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी किसी ग्रह से द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठता है तो वह अपना 90% तक इफेक्ट रखता है। युति में तो 100% इफेक्ट होता है, किंतु द्वितीय भाव में बैठने वाले ग्रह का अपना आप में प्रभाव होता है, क्योंकि उसका परिवार भाव है, वाणी भाव है। तो अगर हम जया किशोरी जी की जन्म कुंडली में शनि अर्थात कर्म को देखें तो कर्म के वाणी भाव में केतु बैठा है, जो कि आध्यात्म का कारक ग्रह है। तो ऐसे में दोनों की जन्म कुंडली में यहां पर कर्म को आध्यात्म से जोड़ने के योग बनते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दोनों ही जन्म कुंडलियों में गुरु वक्री है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में गुरु धनु राशि से वक्री है, और जया किशोरी जी की जन्म कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि से वक्री है। तो ऐसे में दोनों की ही जन्म कुंडली में ये एक और सिमिलरिटी है। इसके बाद आप देखेंगे
धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में चंद्र लगन से अष्टम भाव में है। चंद्र मन का कारक है। लग्न से अष्टम भाव में आकर वो गुप्त ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। मन गुप्त साधनाओं में, गुप्त ज्ञान में लगा हुआ है। और वहीं जया किशोरी जी की जन्म कुंडली में जीव लगन से अर्थात शुक्र से चंद्र अष्टम भाव में है। तो दोनों की ही जन्म कुंडली में चंद्र का जीव लगन और लग्न से अष्टम भाव में होना यह दिखाता है कि दोनों कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान, गुप्त रहस्यों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे दोनों की ही जन्म कुंडली में शुक्र और राहु का त्रिकोणीय संबंध है। धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में शुक्र वृषभ राशि में बैठा है और राहु कन्या राशि में बैठकर शुक्र के साथ त्रिकोणीय संबंध बना रहा है। वहीं जया किशोरी जी की जन्म कुंडली में शुक्र मिथुन राशि में बैठा है और राहु तुला राशि में बैठकर त्रिकोणीय संबंध बना रहा है। राहु और शुक्र के इस त्रिकोणीय संबंध के कारण दोनों के पास धन की कोई कमी नहीं है। जया किशोरी जी को अपने कथावाचन के माध्यम से बहुत धन मिलता है और धीरेंद्र शास्त्री जी को भी, उनकी संस्था को भी भक्त बहुत ज्यादा धन प्रदान करते हैं, दान करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दोनों में से किसी के भी पास धन की कोई कमी नहीं है। तो ये तो इन दोनों की जन्म कुंडलियों में कुछ सिमिलरिटीज हैं जो कि दिखाती हैं कि हाँ, ये दोनों सेम प्रोफेशन से हैं और दोनों के अंदर प्रसिद्ध होने की पूरी क्षमता है, क्योंकि दोनों की कुंडलियों के योग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं इन दोनों के आध्यात्मिक योगों के बारे में। इन दोनों में से कौन अधिक आध्यात्मिक है? देखिएगा, मैंने हमेशा कहा है कि जब तक किसी व्यक्ति के शनि, जो कि कर्म कारक ग्रह है, शनि के ऊपर केतु का प्रभाव नहीं होता, तब तक कोई व्यक्ति आध्यात्म में निस्वार्थ भाव से सेवा करने में तत्पर हो ही नहीं सकता। अब हम अगर धीरेंद्र शास्त्री की जन्म कुंडली देखें तो यहां पर शनि और केतु की युति है। शनि यहां 13 डिग्री का है और केतु यहां पर 18 डिग्री का है और दोनों ही मीन राशि में है। तो यहां पर कर्म के ऊपर पूर्ण रूप से आध्यात्म का, वैराग्य का प्रभाव है, क्योंकि राशि भी वैराग्य की और जो युति है वो भी वैराग्य कारक केतु के साथ है। वहीं जया किशोरी जी की अगर जन्म कुंडली में देखें तो कर्म कारक शनि मीन राशि में बैठा है, शनि से द्वितीय भाव में केतु बैठा है। वैराग्य का, आध्यात्म का योग यहां बनता है, किंतु शनि यहां पर वक्री हो जाता है। मैंने जया किशोरी की जन्म कुंडली का जब विश्लेषण किया था तब भी आपसे कहा था शनि यहां पर वक्री हो रहा है। शनि वक्री होकर इनकी जन्म कुंडली में चंद्र को तो स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि जया किशोरी जी की जन्म कुंडली में चंद्र केमुद्रम में है। चंद्र को तो स्ट्रेंथ देता है, मन को तो स्ट्रेंथ देता है, इनके प्रोफेशन को तो स्ट्रेंथ देता है, किंतु कहीं ना कहीं आध्यात्म और वैराग्यता से दूर हो जाता है, मोक्ष मार्ग से दूर हो जाता है। क्योंकि शनि जब चंद्र को बल देने के लिए वक्री होता है तब उसके त्रिकोण में राहु आकर प्रभाव ले लेता है, उसके त्रिकोण में शुक्र आकर कर्म पर धन और लोभ की पट्टी चढ़ा देते हैं। वहीं आप धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली देखेंगे तो शनि के ऊपर पूर्ण रूप से केतु का प्रभाव है। पूर्ण रूप से शनि केतु के जंजाल में, केतु की पकड़ में फंसा हुआ है। तो यहां पर किसी भी तरह से आध्यात्म से छूटने का और मोह में फंसने का योग ही नहीं बनता। इसके बाद आप देखेंगे तो धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है और जया किशोरी जी की कुंडली में भी शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है। शुक्र और राहु का योग कहीं ना कहीं इंसान को धन लोलुप बनाता ही बनाता है। तो अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें तो धीरेंद्र शास्त्री जी धन के साथ साथ आध्यात्म, वैराग्य और मोक्ष के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित दिखते हैं। वहीं जया किशोरी जी आध्यात्मिक है, वैराग्य उनके अंदर है, किंतु वहां पर जो मुख्य समर्पण दिखता है वो धन के प्रति दिखता है, क्योंकि शनि वक्री हो जाता है और शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है। इसके बाद आप देखेंगे धीरेंद्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में गुरु वक्री होकर पंचम भाव में जब जाता है तो उसके त्रिकोण में शनि और केतु है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब भी केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि आए अथवा गुरु केतु का त्रिकोणीय संबंध बने तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। तो धीरेंद्र शास्त्री की जन्म कुंडली में एक बार फिर से गुरु का वक्री होकर केतु के साथ मिलना यह दिखाता है कि यहां पर आध्यात्म और वैराग्यता का योग और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। वहीं
जया किशोरी जी की जन्म कुंडली में जब गुरु वक्री होता है तो उनके पंचम भाव में राहु बैठा है, राहु का प्रभाव ले लेता है और यहां पर गुरु राहु का योग बन जाता है। गुरु राहु का योग आपको ज्ञान प्रदान करता है, नो डाउट आपको लीक से हटकर चलने की क्षमता प्रदान करता है, आपको प्रसिद्धि प्रदान करता है, किंतु राहु का एक अपना नेचर, फिक्स नेचर है कि वो आपको लोभ से भर देता है। इसलिए गुरु राहु के योग को गुरु चांडाल योग कहा गया है, गुरु घंटाल योग भी कहा गया है। ये तो बात हुई इन दोनों के तुलनात्मक विश्लेषण की। अब आप देखेंगे क्योंकि इन दोनों कुंडलियों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, दोनों की कुंडलियों में शनि अपने आप में बली है, दोनों की कुंडलियों में शुक्र अपने आप में राहु के प्रभाव में जो कि धन का कारक ग्रह है, दोनों की कुंडलियों में सूर्य जो कि आत्मा का कारक ग्रह है वो बली है। तो इसलिए दोनों को ही बड़े ही लेवल पर प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब बात करते हैं इनके वैवाहिक सुख के बारे में कि किसकी जन्म कुंडली वैवाहिक सुख के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। जया किशोरी जी की जन्म कुंडली का जब मैंने विश्लेषण किया था तब भी मैंने आपसे कहा था कि उनकी जन्म कुंडली में अगर सबसे कमजोर कोई ग्रह दिखता है तो वो है मंगल, जो कि नाड़ी ज्योतिष में पति का कारक ग्रह माना गया है। तो मंगल की ये वीकनेस दिखाती है कि जया किशोरी जी की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ कहीं ना कहीं रहने वाली ही नहीं है, अथवा किसी ना किसी तरह के डिस्प्यूट्स उनकी मैरिड लाइफ में रहेंगे, या फिर वो अपने विवाह को एक लंबे समय तक टालती रहेंगी, कई बार मिसमैच की वजह से, या फिर कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, वो डेस्टिनी किसी भी तरह से डिसाइड कर सकती है। इसके बाद ये भी दिखता है कि उनको अपने जीवन साथी से किसी प्रकार का कोई धोखा मिल सकता है, या फिर जीवन साथी उनसे कुछ छुपाकर विवाह कर सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है और मंगल के द्वितीय भाव में राहु भी बैठा है, तो ऐसे में कई बार ये भी देखा जाता है स्पेशली फीमेल चार्ट्स में कि जो जीवन साथी होता है, तो जैसे इंडियन ट्रेडिशन है कि लड़की अगर 20 साल की है तो लड़का 21 साल का होता है, कि एज गैप जो देखा जाता है 1 साल का या 2 साल का होता है, या तो उस एज गैप में कई बार डिफरेंस होता है कि पता चला लड़की 20 साल की और लड़का 25 साल का 28 साल का है, तो या तो उस तरह का एज डिफरेंस देता है, या फिर कई बार इस तरह का भी दे देता है कि लड़की से छोटा ही लड़का होता है। तो उस तरह की कहीं ना कहीं एज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं मिलती, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस मिलता है। जो नॉर्मल पैरामीटर्स हमारी इंडियन सोसाइटीज़ के हैं उनसे अलग। वहीं अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली देखें तो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जन्म कुंडली में शुक्र जो पत्नी कारक ग्रह है वो स्वराशि है, मंगल के प्रभाव में है और त्रिकोण में राहु बैठा है। इनकी जन्म कुंडली में भी क्योंकि वैराग्य का योग बहुत ज़्यादा बली है, तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं रहने वाली। किंतु फिर भी क्योंकि गुरु यहाँ वक्री है और वक्री होकर मंगल और शुक्र पर सप्तम दृष्टि डालता है, तो ऐसे में ये दिखता है कि इनकी मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत इश्यूज होंगे, किंतु वो कंट्रोलेबल होंगे और आराम से इनकी मैरिड लाइफ चलती रहेगी, कोई बड़े इश्यूज नहीं आने वाले हैं। तो ये इनकी जन्म कुंडली का एक तुलनात्मक विश्लेषण था जो आज आपके साथ शेयर करने का मैंने प्रयास किया। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।